टीचर्स ने और कई जानकारों ने कि तू सीख मत गाना, तेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तू कुछ म्यूज़िक में ही अगर है ना तबला सीख ले। 1-2 साल तबला वेस्ट किया, फिर 1-2 साल वहाँ वेस्ट होके फिर बोला किसी ने तू गिटार सीख ले, चल गाना मत सीखना, लेकिन अच्छा गाना नहीं सीखेंगे। एक बार मन इतना उदास था कि गंगा जी में भी अच्छा हम समझ लीजिए आपने सोचा कि मैं खत्म समाप्ति कर लेता हूँ, लेकिन फिर से दाता तो खेल खेल रहे थे, निकलवा लिया कहीं से। तो वो संघर्ष जब चल रहा था उस दौरान फिर बम्बई आने का कैसा निर्णय तो रहा? लास्ट का जो संघर्ष था दिल्ली में, वो हम एक एक्सपोर्ट बिजनेस करते थे, हैंडीक्राफ्ट का। अच्छा, आपने बिजनेस भी डाल लिया अपना? हाँ, तो वो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस मेरा बहुत अच्छा चल रहा था। अब ये रचना के रचनाकार ने ऐसा किया कि हमारा ये एक्सपोर्ट बिजनेस किन्हीं कारणों से ठप हो गया। अच्छा। और कारण ऐसा बना विचित्र एकदम, जिसने और तोड़ दिया हमको। तो ऐसा हुआ जैसे आप राजा बन के फिर रंक बने। तो क्या कारण रहा ये? कारण ये रहा जी, मैं बताता हूँ, लोग जो नए नए बिजनेस में कूदने वाले युवा होंगे उनको भी अकल आएगी थोड़ी। जब भी आप काम करें तो उसके इर्द गिर्द की जो टेक्निकल इंफॉर्मेशंस हैं वो ज़रूर रखें अपने साथ। बहुत जल्दी के चक्कर में कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना हो जाएं जिससे आप कभी कभी थोड़ा घात आपको लग जाए, आघात हो जाए। ये कस्टम और एक्साइज की हड़ताल हो गई जी, तो हमारा माल फॉरवर्डिंग एजेंट तक हम भेजते थे, क्योंकि हम बाय एयर भेजते थे अपने जो भी कंटेनर हमारे छोटे मोटे थे। तो कस्टम एक्साइज की जब हड़ताल हो गई तो देखिए जी, माल आपका सारा एयरपोर्ट पर पड़ा है कार्गो में, और आपको लग रहा है कि फॉरवर्डिंग एजेंट को भेज दिया, अब तो माल उड़ गया होगा, और आप चले गए छुट्टी पे। छुट्टी पे हम चले गए उत्तरकाशी, गंगोत्री, वो भी अपनी RX-100 लेकर। तो चौड़े होकर बाबूजी बने हैं उस वक़्त, तो लग रहा है बस हम चौड़े बाजार सगड़े, हमसे बड़ा आओ कोई है नहीं, ये सोचकर। लेकिन स्थिति ये हुई कि जब हम 15 दिन के बाद नीचे आए और ऋषिकेश से दिल्ली फ़ोन किया अपने ऑफिस में, तो पता लगा जी वो जर्मन से फैक्स आया हुआ है और काफ़ी गालियों भरा है। तो जहाँ से अप्रिशिएशन का फैक्स आता था वो गालियों भरा आया, क्योंकि जैसे मान लीजिए 25 दिसंबर से या नवंबर से 14 नवंबर से आपके यहाँ ट्रेड फेयर है, और वो माल पहुँचे आपका 21 नवंबर को, तो किसी करत का नहीं रहा। तो ऐसा हुआ उनके साथ भी और आपके साथ। हाँ, आपको पता ही नहीं चला? हमको पता नहीं चला, हमारा तो यहाँ उधारी माल था, हमारा तो वो सर पे पड़ गया, और उनको मिला नहीं, उनको वो सर पे पड़ गया, क्योंकि उनका कंफर्म तो क्लाइंट भी चला गया और नुकसान भी हो गया। हाथ से क्लाइंट भी गया और यहाँ से नुकसान भी हो गया, और जो उधारी उठाया था उसके तगादे भी आने शुरू हो गए। अब आप ये बताइए कि माल कहाँ गया? अब यहाँ पे ये भी संशय है कि भाई माल कहाँ गया अचानक? माल तो आप रिटर्न कर सकते थे। जब तक हम ये होशो हवाश में आने के लिए हमने आपाधापी हाथ पैर पीटे, तब तक हड़ताल हटी और धीरे धीरे सब लाइन में लगा हुआ माल उड़ भी गया। अब मैं भी ये संभाल ही रहा हूँ, उसको पहले बोल रहा हूँ, उसकी बात समझ रहा हूँ, अगले दिन मैं फैक्स लिख रहा हूँ। इस पूरी कश्मकश में माल फिर उड़ गया, वहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। वहाँ क्लेमर नहीं है कोई, क्योंकि उनका तो काम निकल चुका। उनका तो निकल गया ना जी। अब मैं उससे ये किस मुंह से बोलो कि क्लेम तो कर लो जी, फ्री में ले लो चाहे। कुछ मुंह ही नहीं रहा। ये बात एक खत्म हुई। उसके बाद जब तक ये मामला ठंडा भी हुआ, 1 महीने तक मैंने अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट करके ये बोला तो फ्री में ले ले, माल उठा ले, लेकिन तब तक वहाँ एसिड रेन में बहुत सारे जो बाहर बॉक्सेस पड़े थे खुले में, वो सब गल गए, उनमें हमारे भी बॉक्स थे। तो देखिए कुदरत का खेल, कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कणी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो, कभी वैसा खेल खेल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब होना था।
ये मुझे लगता है, मेरे साथ भी कई बार पर्सनली ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। आपको उस वक्त आप टूट जाते हो, आपको लगता है कि अब क्या करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तैयारी होती है एक बड़े काम के लिए, जिस राह पे आपको चलना है उसके लिए वो तैयारी होती है। लेकिन क्योंकि पता नहीं होता, हम अज्ञात होते हैं जी। हम अनजान होते हैं उन सब चीज़ों से, तो इसलिए तब तक हमें उस पर बहुत डाउट होता है, खुद पर और बनाने वाले पर। क्या दाता आपने ऐसा बनाया हमको, कमाल है गॉड, ऐसा हम फैल रहे हैं। लेकिन बाबा चुपचाप देखते हैं और हंसते हैं मंद मंद, बेटे ये तेरी तैयारी चल रही है, रगड़ चल रहा है, रगड़, मर 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 जरा, फिर जिएगा तो ये वाला तरीका होता है। फिर मैं भाग गया मेरे पापा का काम करने, वो काम था पंडिताई का। अच्छा। ये मैं शास्त्री बनने चला गया, फिर लौट के बुद्धू वहीं बैक टू स्क्वायर वन पे। और ये कहाँ चले गए आप? ऋषिकेश। अच्छा। गंगा नदी के तट पर। जी जी। तो वहाँ गए, तो वहाँ पर ये हुआ कि मैं बहुत डिप्रेशन में था, क्योंकि उम्र भी थोड़ी बढ़ गई थी, 25-27 टाइप के हो गए थे। अच्छा। और बड़ा मन में वो आता था, यार कुछ कर ना पाए अभी तक। एक बार मन इतना उदास था कि गंगा जी में भी, अच्छा, हम समझ लीजिए, आपने सोचा कि मैं खत्म समाप्ति कर लेता हूँ। लेकिन फिर से दाता तो खेल खेल रहे थे, निकलवा लिया कहीं से। तो वहाँ पे मैं आरती से पहले गाता था। ऋषिकेश की आरती जो है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड में। जी जी। यानी जितने भी बाहर के लोग आते हैं, चाहे वो क्वीन एलिजाबेथ हों, प्रिंस चार्ल्स हों, बराक ओबामा हों, बिल क्लिंटन हों, ये विदेशी लोग भी, और जो भी बड़े बड़े बाहर के कुछ अच्छे लोग आते हैं, वो सब वो आरती ज़रूर अटेंड करते हैं। ऋषिकेश की हमारे ही आश्रम की। अच्छा। जिसमें मैं या शास्त्री की डिग्री लेने गया था। जी जी। तो जी वहीं पे मैं आरती से पहले गाता था। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कौन सा आश्रम था ये? परमार्थ निकेतन। परमार्थ निकेतन, ये काफी मशहूर है शायद, स्वर्ग आश्रम में। हाँ, बहुत फेमस है जी। तो वहाँ के जो गाने होते थे मेरे, वो बहुत यूनिक होते थे, और उन यूनिक गानों की वजह से वहाँ के लोग, जो साधु वृंद होता था, वो दुशाला खोल खोल के नाचते थे। अब ये होने के चक्कर में असर ये हुआ कि मेरे अंदर अब या तो आर या पार का एक मन चल रहा है, कि जो पक चुका है मेरे अंदर का संगीत, मेरे अंदर के थॉट्स, बाबा अब मुझे उनकी एल्बम तो करनी ही है। अब भाई या तो मरूंगा यहाँ नहीं मरा तो वहां जाके मरूंगा, बम्बई जाके, वहां सागर बाबा की गोद में जाके सोऊंगा। यहाँ माँ ने नहीं सुलाया अपनी गोद में, तो बाबा की गोद में सोऊंगा। ये मेरे मन में आया। फिर यहाँ की यात्रा अलग हुई, यहाँ भी तो फिर वहाँ पे आपने ऋषिकेश में ही तय कर लिया कि अब मेरे को बम्बई जाना। अब बस यहाँ नहीं कोई अपना, चलो रे मन, यहाँ नहीं कोई अपना। तो ये जो शास्त्री जी बनने वाला जो बन ना पाए, वो नहीं बन पाए। लेकिन आधा शास्त्री अभी भी हूँ एक तरह से। नहीं, मुझे आप पूरे से ज्यादा शास्त्री लग रहे हैं। क्योंकि जिंदगी की रगड़ ने काफी कुछ बना दिया होता है जी। आप डॉक्टर भी बन जाते हैं। जी जी। तो सर ये जब फिर आप बम्बई आ गए, तो बम्बई की जर्नी कैसी रही? बम्बई में शुरू में एक्चुअली रहने की समस्याएं होती हैं, काफी महंगा है। हाँ, तो वही मुश्किल आई, पैसे थे नहीं। तो उस वक्त फिर पीजी मिला, पीजी में रहे। और पीजी का भी बाद में पता लगा कि ये पीजी का मतलब क्या होता है। अच्छा। यही सब धीरे धीरे शब्द मिलते तो ये कहाँ रहे आप पीजी में? विले पार्ले। अच्छा, विले पार्ले में। अच्छा। विले पार्ले में है, एसवी रोड के पास। हाँ। और विले पार्ले वेस्ट में ही है, संन्यास आश्रम के पास। अच्छा। वहीं रहे। तो कोई जान पहचान थी कि आप अकेले ऐसे आए? शुरू में पहले जान पहचान के मार्फत आए थे, लेकिन वहाँ काम बना नहीं। आए थे एक पर्चा लेकर बड़े उम्मीदों से, यार यहाँ तो जाते ही स्वागत हो जाएगा। उन्होंने आते ही दिल तोड़ दिया। नहीं भाई, यहाँ कहाँ आ गए हो तुम, गलत आ गए, यहाँ जगह नहीं है रहने की, यहाँ किसने क्यों भेज दिया तुमको। इरिटेशन आ गए। हम सोच रहे थे बड़े बहुत मोहब्बत से कोई इम्ब्रेस करेगा, उसने तो धुतकार दिया पूरी तरह से। तो ये वाला काम हुआ। अच्छा। तो लेकिन कोई एक नया रास्ता मिल गया वहां से। वही, लेकिन वहीं से एक निमित्त बन जाता है, एक नया रास्ता जुड़ जाता है। आप यदि जीवन आपका नदी की तरह एक प्रवाह में है, तो बेशक चट्टान आए, नदी अपना रुख मोड़ लेती है, दूसरा रास्ता बन जाता है। ऐसा हुआ। वहीं पर एक बिल्डिंग में हमारा काम हो गया, हम पीजी बन के रहने लगे। एक दो दिन बोल के हमने 8-9 महीने वहाँ काट लिए। अच्छा। तो कभी 1-1.5 महीने रहे,
फिर 15 दिन दिल्ली भाग गए, आत्मविश्वास कम था। वो सेटल होने में 1-1.5 साल लग जाता है थोड़ा सा नए नए लोगों को। जी जी। फिर हम यहाँ फिल्मों में तो आए नहीं थे, अपने ही एल्बम के लिए आए थे। तो बस फिर ये हुआ कि जैसे हमारी आवाज़ सुनी कुछ लोगों ने और बुलाना जो शुरू किया, पहले जिंगल, फिर एक के बाद दूसरा जिंगल, फिर तीसरा जिंगल। तो सर ये पहला जिंगल कौन सा गाया था आपने? पहला जिंगल था नक्षत्र डायमंड का। अच्छा। और ये फिर डर्मीकूल और हीरो साइकिल, अच्छा। इनके ये शुरू में ये आए थे। कूल हाँ, और डर्मीकूल हाँ। का जो था शायद। चुपती जलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया। बिल्कुल। तो इस तरह से आगे फिर चल पड़ी आवाज़, और धीरे धीरे फिर आवाज़ की लूट मचने लगी। फिर मैं ही हैरान होने लगा, भगवान कितने लोगों ने तो मना किया था, टीचर्स ने और कई जानकारों ने, कि तू सीख मत गाना, तेरी आवाज़ ठीक नहीं है, तू कुछ म्यूज़िक में ही अगर है ना तबला सीख ले। 1-2 साल तबला वेस्ट किया, फिर 1-2 साल वहाँ वेस्ट होके फिर बोला किसी ने, तू गिटार सीख ले, चल गाना मत सीखना। लेकिन अच्छा गाना नहीं सीखेंगे। हाँ, तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलने लगे। वाओ मैन, व्हाट अ वॉइस मैन, ब्रदर आई डोंट नो एनीथिंग, वेयर यू आर फ्रॉम, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, बट दिस सिटी नीड्स यू वेरी बैडली मैन। ये थे राम संपत के वचन। अच्छा। तो फिर उसके जब पहली बार उन्होंने सुना, पहली बार सुना, तो मेरे ख्याल से आज तो आप शायद 1000 से ज्यादा स्टेज शोज कर चुके होंगे। हाँ जी, कर चुके हैं, मोर देन 1000 कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस। तो आप एक बार जब लास वेगास में भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं, फिर आप एमपी के एक छोटे से गांव में भी चले जाते फिर हैं, रीवा में भी जाते हैं, रीवा में भी फिर जाते महू हैं, में तो जाते हैं, ऐसा क्यों है? चंदेरी होके आए अभी। तो कहीं वो आपको कनेक्ट खींचता है, क्या है? ये मेरा एक लक्ष्य है, मेरी प्रतिज्ञा है। मैंने हृदय में एक बात ठानी है जी, कि जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक मैं गा सकता हूँ, मैं गांव-गांव जाकर अलख जगाऊंगा। गाना मेरे लिए मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन तो उसका माध्यम बना के मेरे दाता ने भेजा है, कि डुगडुगी बजाइएगा तो बंदर नाचेगा। वरना असली में तो काम यह है कि 4 लोग भी, अगर मान लीजिए 20,000 के क्राउड में 4 लोग भी सचमुच के संगीत को समझ पाए, सचमुच में एजुकेट हो पाए, सचमुच में अवेयर हो पाए, तो मेरा काम हो जाता है। इसलिए मैं, क्योंकि आप जिस तरह से हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ आर्ट स्पोर्ट्स की व्यवस्थाएं हैं, जब तक आप लाइव ज़्यादा से ज़्यादा गाएंगे नहीं और हमारे यूथ को दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि ये होता है ज़िंदगी, क्योंकि हमारे गानों में एक मैसेज भी है। हाँ, तो सर आपकी इसी बात से मुझे याद आया कि आपने एक जो नया जॉनर ये इंडस्ट्री में शुरू किया है, फिलोसॉफिकल सिंगिंग का, स्पिरिचुअल सिंगिंग का, ये पहले तो कभी रहा ही नहीं, और आपने उसको इतना बड़ा बना दिया कि आज आपका ऑडियंस सिर्फ बॉलीवुड या इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में है। तो ये आपने मतलब सोच समझ कर किया कि मैं इस तरीके के गाने गाऊंगा, या कैसे रहा, ये कैसे शुरुआत हुई इसकी? नहीं, ये हुआ ये कि जिस तरह की सोच, जिस तरह के बोल, जिस तरह की धुनें मैं बनाता था, शुरू में बहुत रिजेक्शंस और डिनाइल्स बहुत मिले हैं, लेकिन बाद में यही चीज़ हिट हो गई। अब जैसे हिट हो गई तो होता क्या है कि जब कोई चीज़ हिट हो जाती है तो जो लोगों ने वो डिस्क्वालीफाई भी किया था, वो लोग भी बाद में अपने ऊपर सेहरा बांधने लगते हैं। तो वो बस नॉर्मल सी बात हुई। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि कम से कम दुनिया को इस तरह का म्यूज़िक, इस तरह की सोच, इस तरह की कंपोजिशंस, इस तरह का स्टाइल ये पसंद आने लगा। शुरू में तो काफ़ी लोग हंस रहे थे और उपहास बना रहे थे, लेकिन दुनिया जो होती है, कहते हैं गांव राम होता है, जो दुनिया, जो मखलूक होती है, जन समूह जो जिसे हम बोलते हैं, उसमें परमात्मा का रूप होता है। यदि दुनिया किसी को एक्सेप्ट कर ले तो आप फिर इंडिविजुअल चाहे कितना भी आप उस पर बातें बनाएं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। बिल्कुल। तो वैसा होता गया और कैलासा का म्यूज़िक धीरे धीरे एक के बाद एक, हर एल्बम, हमारे 5 एल्बम आए हैं, पांचों के पांचों सुपर हिट हुए हैं। तो ये सर इंडस्ट्री में फिर जिंगल्स आप बॉम्बे गाए, तो जिंगल्स आपने गाए, फिर उसके बाद आपका पहला गाना शायद अल्लाह के बंदे था। वो गाना कैसे मिला आपको? जी, ये गाना ऐसे हुआ कि एक बार काफ़ी हमारा थोड़ा थोड़ा नाम होना शुरू हो गया था जिंगल्स के मार्फत,
और 2 फिल्मों में थोड़ा थोड़ा हम तड़के की तरह गा भी लिया था। अच्छा, तो ये पहला गाना था हमारा मतलब बाज फिल्म में पहली बार गाया था हमने सुनिधि चौहान के साथ। तो बहुत खुश हुए थे, घर पर भी फ़ोन करके मैसेज करके बोला था, गुड़िया मैंने अपनी सिस्टर को बोला था मैंने सुनिधि चौहान के साथ गाया है, मेरा कैसेट पे नाम आने वाला है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। तो ये सब हुआ। फिर दूसरी फिल्म थी बाज, उसमें सोनू निगम और कई और सिंगर्स के साथ गाया और पहली था। वाली कौन सी थी सर? पहली थी बाज, दूसरी थी अंदाज। तीसरी बार जो हमें कॉल आई वो थी विशाल शेखर की, और वो था गाना अल्लाह के बंदे। अच्छा, वो पहला गाना इंडिविजुअल सोलो सॉन्ग जिसको कह सकते हैं। फिर वो 1 साल के बाद जब वो बाहर आया, 1-1.5 साल के बाद, तब तो फिर आफत ही मच गई। सारे अवार्ड्स हमें मिले और चारों तरफ उसकी जय जयकार हुई। फिर बात अलग हो गई। फिर उसके बाद लाइफ बदल गई। हाँ, उसके बाद फिर जिंदगी बदलती गई। फिर सबको ऐसा लगा कि जल्दी से कैलाश खेर को गाओ, कैलाश खेर को गाओ, ही इज अ बिग थिंग नाउ, नेक्स्ट बिग थिंग, नेक्स्ट बिग थिंग। ये हो गया, सेंसेशन बना दिया। तो फिर सर ये जो रहा कि अब लाइफ ठीक ठाक हो गई, अल्लाह के बंदे गाना आ गया, हिट हो गया, आपने स्टेज शो शुरू कर दिए, उसके बाद क्या बदला जीवन में? मतलब फिर पर्सनली कैसे उसके बाद मेरे आसपास के अंदर लोग? जो जुनून था वो ये था कि द काइंड ऑफ म्यूजिक आई मेक इट हैजंट स्टिल कम आउट। तो जब ये सारे अवार्ड्स मिल गए और मैं बिजी भी हो गया, मैं प्लेबैक सिंगर भी नाम जुड़ गया, तो भी हमारी एल्बम अभी तक आई नहीं, जबकि मैं एल्बम तो 4 साल से लगा हूँ। इससे पहले आप एल्बम ही बनाना चाहते थे? एल्बम के लिए हम यहाँ आए हैं। तो एल्बम अब बनना आसान हो गया। जिन कंपनियों ने मना कर दिया था, अब वो कंपनी खुद बोल रही है, ओ यार वी आर रेडी टू रिलीज दिस एल्बम। तब तक नरेश परेश के साथ हमारा बैंड कैलासा बन भी चुका था। जी जी जी। और एल्बम भी हम इन्हीं के साथ कर रहे थे, लेकिन तब दम नहीं था, अब दम पड़ गया। तो ऐसे ईश्वर ने कुछ चमत्कार दिखाते रहते हुए। सर अब छोटा सा कुछ सुना दीजिए सर। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं मैं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपका गाना कान में नहीं जाता, दिल में लगता है सर। कुछ है सर आपकी आवाज़ में। अभी जो हमारा ऑडियंस है, जो यूथ है, ऑनलाइन जो ये वीडियो देख रहा है, आपको देख रहा है, सुन रहा है, आपके बारे में जान रहा है, नई नई चीज़ें, उनको आप क्या मैसेज देंगे? अगर वो लाइफ में अब उनके नए नए पड़ाव आएंगे, ज़िंदगी में नई मुश्किलें आएंगी। हमने उनको देखिए, सबसे पहले तो ये आज के यूथ को कुछ सलाहें नहीं चाहिए, क्योंकि सलाह दे देकर लोग उनको गुमराह करते हैं। सबसे पहले तो मैं किसी को ये बात समझाना चाहता हूँ कि कोई सलाह ना दे, बस हाँ ये ज़रूर है कि व्हाटएवर यू डू, जो भी आप करें उसको थोड़ा सा सोच लें, विचार लें और ख़ुद अपने गाइड बने। हर यूथ से मैं यही बोलता हूँ कि प्लीज़ बी योर ओन गुरु, बी योर ओन लीडर, बी योर ओन गाइड, और आप फॉलो भी करिए अपने आप को और फॉलोवर भी बनिए। तो ये बात बड़ी हो जाती है। यानी चोर भी आप हैं और सिपाही भी आप ही हैं। आप यदि गाते हैं तो अपना गाना रिकॉर्ड करके सुनिए, आप यदि फिल्म बनाते हैं तो अपनी फिल्म देखिए, आप कुछ लिखते हैं तो पढ़िए, आपको खुद ही पता लगेगा आप कितने बुद्धू हैं और कितने आप शुद्धू हैं। तो ये अपने आप तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप खुद अपने रोग हैं, आप खुद अपनी दवा हैं, आप खुद अपने विकार हैं, आप खुद अपने निखार हैं। मैं आपसे बताता हूँ, कई बार ऐसे भी दौर आएंगे, हम सबके जीवन में आते हैं, जब हम एकदम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और लगता है ये ज़िंदगी बेकार है, चलो इसको फिनिश कर लेते हैं। नहीं, इस पर हमारा अधिकार नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ जीवन है, उसी को ये जब भी लेना होगा वही लेंगे।
उन्हीं के पास इसकी चाबी है। हम न जिंदा होने का न जिंदा करने का अधिकार रखते हैं, तो इसलिए मरने का भी अधिकार हमको नहीं। बस ये है कि हमको समय पे उस समय को अच्छे से गुजारना है, धैर्य से काम लेना है। जब वो लो फेज होते हैं, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत कुछ सीखा, आपके बारे में जाना, और एक कहते हैं कि आत्मा से शांति मिली आपसे मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू F5 स्टोरी टेलर्स पे आने के लिए।